बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले सेशंस में एक टॉपिक था जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, वो मुकम्मल किया था। और उसमें हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की बात की थी, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग की बात की थी, हमने बैच कॉस्टिंग की बात की थी, फिर उसके बाद हमने जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट की बात की थी, और साथ ही बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग की बात की थी, और आखिर में हमने सर्विस कॉस्टिंग की बात की थी। और हमने इन टॉपिक्स के लिहाज से हमने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी कवर किया था, उसको न्यूमेरिकली डिस्कस किया था, न्यूमेरिकली सॉल्व भी किया था, और साथ साथ उनकी जितनी भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो बुक में थी वो भी हमने मुकम्मल की थी। और मैंने इसी सिलसिले में आज का सेशन जो मैं करने वाला हूँ, इसमें मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कवर करूँगा। और हम देखेंगे कि एमसीक्यूज को जितने भी हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं वो किस तरह हैं, और हमारे पेपर की तैयारी के लिहाज से वो कितने सफिशेंट है। तो आपने ये सेशन जो है ना वो बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एमसीक्यूज का जितने भी पेपर के एमसीक्यूज हैं वो सारे मैक्सिमम कवर होते हैं। और बहुत अहम अहम टॉपिक्स हैं, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है, जैसे जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग है। ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं। और अपनी लेंथ के हिसाब से जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग टॉपिक तो छोटा सा है, लेकिन इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो है ना वो आते हैं पेपर में, और एमसीक्यूज भी आते हैं। तो हम इस टॉपिक को खास तौर पर कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स की जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम बड़े कीनली इसको सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। आपके सामने ये एक स्लाइड नजर आ रही है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स के लिहाज से एमसीक्यूज। और मैंने ये ACCA F2 की जो एमसीक्यूज की किट है, मैंने वहां से ये लिया है, और आप भी वहां से ले लें और हम ये मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। तो चले स्टार्ट लेते हैं। 163 से स्टार्ट होते हैं हमारे जो एमसीक्यूज है ना, अपनी बुक की तरतीब के लिहाज से 163 से स्टार्ट होते हैं। तो ये आप भी पढ़ें और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं भी आपको इसको सॉल्व करवा देता हूँ। तो चले पढ़े इसको। हम्म तो इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन 163 में कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 812। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिहाज से ये सवाल है, और उसमें एक जॉब की कॉस्ट पूछी गई है कि एक जॉब के ऊपर कुछ पैसे खर्च किए गए हैं, एक कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया होगा, एक कस्टमाइज ऑर्डर दिया होगा। क्योंकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की डेफिनेशन ही यही है कि जब कभी भी हम किसी भी कस्टमर का उसकी मर्जी के मुताबिक ऑर्डर फुलफिल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिहाज से उसकी कॉस्टिंग भी अलग की जाती है। तो जब कभी भी किसी कस्टमर का स्पेशल ऑर्डर आता है, और स्पेशल ऑर्डर को फुलफिल करने के बाद जब उसकी प्रोडक्शन मुकम्मल हो जाती है, तो उसकी जब सेल्स प्राइस तय की जाती है तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। और उसको कैलकुलेट करने के लिहाज से हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है उसमें हमें एक शीट बनानी पड़ती है, उसको हम जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट कहते हैं। इस सवाल के अंदर भी वही पूछी गई है। तो उसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर जॉब नंबर 812 के 812 कॉस्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रही है। तो सबसे पहले है आपकी मटेरियल कॉस्ट। मैं थोड़ा सा लफ्ज शॉर्ट करके लिखूंगा, आपने इसको जो है वो अपने तौर पर इसको मुकम्मल लफ्ज लिख लेने हैं। मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट कितने की है आप देखिए जाए, 60 रुपये या $60 जो है वो मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है।
मैं यहाँ पर $60 लिखता हूँ, ठीक है। उसमें जमा करेंगे हम लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितनी दी हुई है? $40, ठीक है। ये उसमें जमा कर देंगे। और साथ ही वो कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जमा कर देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं $20। अच्छा, आपको प्रीवियस नॉलेज अगर मैं रिव्यू कर दूं तो ये बहुत बेहतर होगा कि जब कभी भी हम मटेरियल कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जमा करते हैं, तीनों चीजों को जमा करते हैं, तो हमारा आंसर आता है प्राइम कॉस्ट। क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। और इस क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो प्राइम कॉस्ट है वो है $120। $120 है, ठीक है। अच्छा, अब प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जमा कर देते हैं, तो वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। और उसके अंदर अगर हम जमा कर देते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि आपके सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, वो जमा कर देते हैं, तो फिर वो हमारी टोटल जॉब की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम जमा करते हैं ओवरहेड, एब्जॉर्ब ओवरहेड, एब्जॉर्ब। अच्छा, ये जो एब्जॉर्ब ओवरहेड है, इसका मतलब ये है कि हमने एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं इसमें डाले, हमने एब्जॉर्ब ओवरहेड डाले हैं, मींस एस्टिमेटेड ओवरहेड डाले हैं। क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड्स तो जो है ना वो सारा साल इनकर होते रहते हैं, तो हमने सारा साल गुजरने का इंतजार तो नहीं करना, हमने तो अपने कस्टमर को जो है ना वो एक सेल्स प्राइस देनी है। तो हमने एस्टिमेटेड ओवरहेड्स लेके उसको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 16 पर डायरेक्ट लेबर आवर। वो कहते हैं कि जितने भी लेबर आवर यूज हुए हैं ना, उन लेबर आवर्स को हमने जो है ना वो एब्जॉर्ब करना है 16 पर लेबर आवर की वजह से। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने ओ ए आर कैलकुलेट करना होता है, और ओ ए आर आपने पिछले चैप्टर्स में मेरे साथ बहुत सारा डिस्कस किया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ओ ए आर कहते हैं ओ से ओवरहेड, ए से एब्जॉर्प्शन, आर से रेट। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना होता है, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला होता है एस्टिमेटेड ओवरहेड्स, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड कैपेसिटी, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। और एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो होती है ना, ये फर्दर 5 मेथड्स के जरिए एस्टिमेटेड कैपेसिटी को यूज किया जा सकता है। वो 5 मेथड जो है ना वो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे, वो इधर बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसका फार्मूला लिख दिया है ताकि आपको ये चीजें रिवाइज हो जाएं। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने हैं देखें जरा। हमने एस्टिमेटेड ओवरहेड को लेबर की बुनियाद पर जो है ना वो कैलकुलेट करना है। वो खुद भी कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर की बुनियाद पर कैलकुलेट करना है। तो अब देखें डायरेक्ट लेबर के कितने पैसे अदा किए हैं? ₹40 अदा किए हैं, ठीक है। और हमारे पास डायरेक्ट लेबर के लिहाज से हाँ, डायरेक्ट लेबर के लिहाज से हमारे पास कितने हैं? ₹8 हमने अदा किए हैं, ठीक है। ₹8 हमने अदा किए हैं। तो हमने, अच्छा यहाँ पर मैं आपको पहले नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। नंबर ऑफ आवर्स, कि इस जॉब में कितने घंटे मजदूरों ने काम किया। तो नंबर ऑफ आवर्स क्या है? डायरेक्ट लेबर के कितने पैसे अदा किए हैं? $40। और एक एक घंटे के कितने पैसे हैं? 8। तो जब 40 को 8 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। और ये 5 क्या हो जाएगा? 5 आवर्स होगा। मींस इस जॉब को मुकम्मल करने के लिहाज से
कितने जो है ना वो हमने घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया, ठीक है। अब एस्टिमेटेड ओवरहेड्स जो है वो हमारे सवाल में पहले से दिया हुआ है, वो कितना है, वो 16 रुपए है, ठीक है। और हम जब एब्जॉर्ब ओवरहेड लेते हैं तो एब्जॉर्ब ओवरहेड का की अमाउंट होती है, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओ ए आर, जो ओ ए आर कैलकुलेट किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ लेबर आवर्स वर्कड, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, कि कितने घंटे काम किया। तो हमारे क्वेश्चन में 5 घंटे काम किया है, 16 रुपये ओ ए आर है, 5 घंटे काम किया तो 5 से जरब दे देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 80। तो ये 80 क्या है हमारा, एब्जॉर्ब ओवरहेड है। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है, मैंने शॉर्ट करके लिखा है एब्जॉर्ब ओवरहेड, और यही 80 यहाँ पे हम ले लेंगे। और इस तरह हमारी जो है ना टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब आ जाएगी, टोटल जॉब प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हो जाएगी $200 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये $200 होगी, और इसमें जमा करना है अब हमने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, अब यहां पे वो कह रहा है कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो हमने किस तरह लेना है, 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। हमारे सवाल के अंदर जो ना प्राइम कॉस्ट कितनी दी हुई है, 120, 120 का 60% लेंगे तो वो बन जाएगा 72, $72, यही बन जाएगा $72। इसका मतलब ये है कि हमने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कितने लेने हैं, 72, और अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, 200 जमा 72, ये आंसर आ जाएगा 272। तो चूंकि उसने पूछा है कि जी टोटल जॉब कॉस्ट बताएं, तो टोटल जॉब कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी पूरी, टोटल जॉब कॉस्ट, और जॉब नंबर कौन सी है, 812। तो इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्लिक करता है, ऑप्शन सी को लॉक कर दे, ऑप्शन चार्ली, जिसके मुताबिक हमारा आंसर कितना है, 272, ठीक है, $272। ये था हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एमसीक्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बड़ी जबरदस्त तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने हर चीज को खोल करके बयान किया है, और कोशिश की है कि आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वो एमसीक्यूज का समझा सकूं। तो चलें आगे चलते हैं। उतनी देर में आप पढ़ लें, मैं जरा इसको इरेज कर लेता हूँ। अच्छा जी, 164 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा। और ये वाला जो सवाल है इसकी मतलब है कि अटेम्पटेशन उसी बुनियाद पर होगी कि अगर आपने थ्योरी जो है वो ड्यूरिंग लेक्चर जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से सुनी है और उसको अप्लाई भी किया है, तो फिर आप ये वाले सवाल का जवाब दे सकते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि जो है ना वो तुक्का लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने वाली बातें नहीं है यहाँ पे। अकाउंटेंसी में जो है ना वो तुक्के नहीं लगते होते। तो आप जो है वो कोशिश करेंगे कि पहले आप इसके कॉन्सेप्ट्स बनाएं और फिर उसके बाद इस तरह के सवालों को हल करें।
पहले वाला सवाल तो न्यूमेरिकल सवाल था, न्यूमेरिकल में तो जो है ना वो हमने फार्मूलाज का सहारा लेना होता है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेना है। तो देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। जॉब कॉस्ट आर कलेक्टेड सेपरेटली वेयर एज प्रोसेस कॉस्ट आर एवरेजेस। बिल्कुल ठीक कहा है कि जॉब कॉस्ट की जो जॉब कॉस्टिंग जो होती है वो अलग से जो है ना वो कलेक्ट की जाती है, एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के जरिए कलेक्ट की जाती है। लेकिन वो कहना चाह रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में एवरेजेस यूज की जाती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अल्फा तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अल्फा में जो है ना वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, और हमने ये ढूंढना है कि अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा में से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। ठीक है, तो बीटा में देखते हैं कि इन जॉब कॉस्टिंग द progress of a job can be ascertained from the material requisition notes and job tickets और टाइम टिकट्स। बिल्कुल ठीक है कि जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करने के लिहाज से हमें जो डाटा मिलता है, मटेरियल का डाटा हमें मिलता है मटेरियल रिक्विजिशन से, और लेबर का डाटा हमें मिलता है हमें टाइम शीट से। तो टाइम शीट के जरिए हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उधर से मटेरियल रिक्विजिशन से जो है मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही एक जरिया है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में डाटा को जो है ना वो कैलकुलेट करने का और जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट को मुकम्मल करने का। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। स्टेटमेंट चार्ली देखते हैं, सी स्टेटमेंट देखते हैं। इन प्रोसेस कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड अबाउट द वर्क पासिंग थ्रू अ प्रोसेस एंड वर्क रिमेनिंग इन ईच प्रोसेस। वो कहता है कि जी प्रोसेस कॉस्टिंग में जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो जैसे जैसे जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस होती जाती हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती जाती हैं, और जो इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रोसेस जो है ना वो नामुकम्मल होता है, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसकी कंप्लीशन तक जो है ना वो मिल जाती है। तो हर प्रोसेस की जो है ना वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रोडक्शन के साथ साथ मिलती रहती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक ही है कि जितना जितने यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे उसकी कॉस्ट को हम चार्ज कर देंगे, जितने रह जाएंगे उनकी कॉस्ट को हम बाद में चार्ज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्शन के होने के साथ साथ कॉस्ट की इंफॉर्मेशन जो है ना वो कंप्लीट होती जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में डेल्टा ही रह गया है, तो डेल्टा ही हमारे एक्चुअली सवाल का जवाब है। वो ये बताना चाह रहा था कि जी कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो मुझे उम्मीद है कि डेल्टा ही इसका असल आंसर होगा। वैसे पढ़ लेते हैं, इन प्रोसेस कॉस्टिंग बट नॉट जॉब कॉस्टिंग। वो कहता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में लेकिन जॉब कॉस्टिंग में नहीं। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द नॉर्मल प्रोडक्ट कॉस्ट। बिल्कुल गलत बात की हुई है। नॉर्मल लॉस को जो है वो हम अलहदा से जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं, और इसकी कॉस्ट को हम स्क्रैप वैल्यू में डाल देते हैं। हम इसकी कॉस्ट को जो है ना वो प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है कि हमने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को जो है ना वो प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करते हैं, ऐसा नहीं है। हम इसकी कॉस्ट को जो है ना वो लॉस को ही चार्ज करते हैं, और लॉस को अल्टीमेटली स्क्रैप में चार्ज कर देते हैं, और स्क्रैप से जो पैसे मिलते हैं वो हम अलहदा से जो है ना वो रिसीव कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट में वो ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करते हैं, ये बात गलत की हुई है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डेल्टा। डेल्टा में यही बताया जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो डेल्टा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो हमारे MCQ 164 का जो जवाब है वो क्या है, डेल्टा। चलें जी, आगे चलते हैं। हाँ, ओके। ये कोई मेरे ख्याल इंटरप्शन हो गई थी इंटरनेट में, तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ब्रेक लिया था। वो कहते हैं कि द फॉलोइंग डाटा आर टू बी यूज फॉर द क्वेश्चन 165 एंड 166। वो कहता है कि जी जी जो 165 और 166 है इसको सॉल्व करने के लिए से ये वाला डाटा काम आएगा। मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो है ना ये आपको इश्यू ना आए। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डाटा है वो आप यूज करेंगे 165 के लिए और 166 के लिए। ठीक है, तो चले पढ़ते हैं। वो कहता है अ फर्म यूजेस जॉब कॉस्टिंग।
ये फिर दोबारा जो है ना वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल आ गया। एंड रिकवर्स ओवरहेड ऑन अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस। लें जी, आपको शुरू में ही आपको मालूमात दे दी हैं कि जो हम एफ ओ एच एब्जॉर्व करेंगे या ओवरहेड्स एब्जॉर्व करेंगे, वो किसकी बुनियाद पर एब्जॉर्व करेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बुनियाद पर एब्जॉर्व करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या है? थ्री जॉब्स वर वर्कड। तीन जॉब्स के ऊपर काम हो रहा था, जॉब वन, जॉब टू एंड जॉब थ्री। इन तीनों जॉब्स के ऊपर काम हो रहा है। और वो कहना चाह रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड द डिटेल ऑफ विच वर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जॉब वन का $8500 है। इस तरीके से इसी जॉब वन के ऊपर मटेरियल कितना खर्च हुआ? 17,150। इसी जॉब पे जो ना ₹12,500 की लेबर खर्च हुई है। अब जरा जॉब नंबर टू पे देखें। जॉब नंबर टू का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ओके, लेकिन उसके ऊपर मटेरियल लगा है ₹29,025 का और उसके ऊपर लेबर लगी है ₹23,000 की। अब थ्री पे आते हैं, तो थ्री की ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 46,000, लेकिन उसके ऊपर मटेरियल खर्च नहीं हुआ, जीरो लिखा हुआ है, और लेबर खर्च हुई है ₹4500 की। ठीक है। अब देखें, ये इस पूरे के पूरे डाटे के अंदर आपको कहीं पे भी ओवरहेड्स नजर नहीं आ रहे। तो ओवरहेड्स को जो है ना वो आपने खुद एब्सॉर्ब करना है, और खुद एब्सॉर्ब करने के बाद आपका डाटा मुकम्मल हो जाएगा। मजीद पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द ओवरहेड्स फॉर द पीरियड वर एग्जैक्टली अ बजटेड ऑफ 140,000। 1,40,000 जो है ना एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में जो है ना वो ओ ए आर कैलकुलेट करना सिखाया था, और ओ ए आर में मैंने फार्मूला लिखकर दिखाया था एस्टिमेटेड ओवरहेड्स एक। तो वो एस्टिमेटेड ओवरहेड जो है ना इस सवाल में 1,40,000 है। और फिर मैंने डिवाइड किया था एस्टिमेटेड कैपेसिटी को। तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी का मतलब ये है कि जी आपने किसकी बुनियाद पर जो है ना वो ओवरहेड्स को एब्जॉर्व करना है। तो ये इस सवाल में मेंशन किया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बुनियाद पर आपने एब्जॉर्व करना है। तो यहाँ पर देखें आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो सवाल में दी हुई है, ये देखें, ये मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इन सारों को जमा कर लें, इनको सारों को जमा करते हैं तो वो बनता है, मैं जरा करता हूँ उसको, 12,500 जमा 23,000 जमा 4500, ये बनता है 40,000। हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 40,000। ठीक है, ये 40,000 है। ठीक हो गया। अच्छा, और देखें वो कहता है जॉब वन एंड टू वर द ओनली इनकम्प्लीट जॉब्स। वो कहता है कि जॉब नंबर वन और टू नामुकम्मल हैं, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसका मतलब क्या होगा? जॉब नंबर थ्री मुकम्मल हो चुकी है। ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि जॉब नंबर वन एंड टू नामुकम्मल जॉब्स हैं, अभी इनके ऊपर मजीद पैसे खर्च होंगे, अभी मजीद इनके ऊपर टाइम लगेगा, अभी मजीद इसके ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर वन और टू मुकम्मल हो जाएगा। इसी का ही मतलब ये है कि वन और टू जो है ना वो नामुकम्मल जॉब्स हैं, इनकम्प्लीट जॉब्स हैं। लेकिन थ्री के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, इसका मतलब थ्री जो है ना वो मुकम्मल हो गई है। ये है हमारा डाटा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि सवाल पूछ क्या रहा है। वो कहता है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। लो जी, उसने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू पूछी है। ये बात याद रखें यहाँ पे कि जो जॉब्स नामुकम्मल होती हैं उन्हीं जॉब्स को कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये बात याद रख लें कि जो जॉब्स नामुकम्मल होती हैं उन्हीं को ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब नंबर वन और जॉब नंबर टू को का टोटल कर लें तो उस टोटल को हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये बात एक बात क्लियर होगी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। जॉब नंबर वन की कॉस्ट को भी ले लेंगे, जॉब नंबर टू की कॉस्ट को भी ले लेंगे, और दोनों को जमा कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगी? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉब वन और जॉब टू। ठीक है, चलिए, तो यहां पे लेते हैं मटेरियल कॉस्ट। मैं अगेन शॉर्ट करके लिखूंगा, आप इसको जो है वो मुकम्मल लिख लीजिएगा। मटेरियल कॉस्ट, बल्कि उससे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी कितनी है? 8500 इसकी है, और जॉब नंबर टू की कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं। लेकिन मटेरियल कॉस्ट कितनी है इसकी? 17,150 है।
और जॉब नंबर 2 की जो है 29,025 है। ठीक है, 29,025। साथ ही लेबर कॉस्ट भी दी हुई है, हम लेबर कॉस्ट भी ले लेते हैं। लेबर कॉस्ट 12,500 दी हुई है जॉब 1 की। एज इट इज, जिस तरह सवाल में लिखा हुआ है हम एज इट इज ले लेते हैं। ठीक है। और जॉब नंबर 2 की जो है वो लेबर कॉस्ट है $23,000। चलिए, ये तो हो गया। अब हमने ओवरहेड्स लेने हैं, ओवरहेड्स। और ओवरहेड जो है ना वो हमने एब्जॉर्ब करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो देखें जरा, पहले हम ओ ए आर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ओ ए आर इज इक्वल टू, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1,40,000 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। जो मैंने एंड पे ये जो हाईलाइट किया भाई, ये हाईलाइट किया भाई, ये आपके एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं। और एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट कितनी है? 40,000। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की है। ये देखें, ये 40,000 पे हमारी लेबर कॉस्ट है, और यही हमारी एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.5। 3.5 कह लें, या फिर अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये 350% बन जाएगा। 350%। ठीक है। चलिए मैं इसको आ, हाँ बस, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ओ ए आर है वो 350% है। हम जब कभी भी किसी भी जॉब की ओवरहेड कॉस्ट लेना चाहेंगे तो लेबर कॉस्ट का 350% लेंगे, तो वो हमारा ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। तो देखें जरा, जॉब नंबर 1 के लिए क्या करेंगे। मैं जॉब नंबर 1 के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। जॉब नंबर 1 की जो है वो ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी। जॉब नंबर 1 ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है जॉब नंबर 1 की? 12,500। हमने 12,500 को लेना है, और 12,500 का 350% लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 350%। 12,500 का 350% लेंगे तो वो बनेगा 43,750। 43,750। दोबारा सुन लें ताकि जो है ना ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। उसने कहा है कि ओवरहेड्स की अमाउंट नहीं है, ओवरहेड्स की अमाउंट हमें खुद मालूम करनी पड़ेगी। और वो कहता है कि ओवरहेड्स को मालूम करने के लिए हमने बेस बनानी है, कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिहाज से हमारे पास जो डाटा है वो है एस्टिमेटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं 1,40,000, और एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट दी हुई है, अमाउंट की सूरत में दी हुई है 40,000। जब कभी भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अमाउंट की सूरत में दी होती है तो फिर उसका आंसर जो है ना वो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। और जब कभी भी डायरेक्ट लेबर और की बुनियाद पर जो है ना वो हमें ओएआर कैलकुलेट करते हैं तो फिर पर और जॉब आता होता है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि अमाउंट दी हुई है, लेबर कॉस्ट की अमाउंट दी हुई है, इसलिए हमारा आंसर जो है ना 350% है। और 350% का मतलब ये है कि जब कभी भी हम इसी जॉब के ओवरहेड्स कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ओवरहेड्स की अमाउंट का 350% ले लेंगे, तो वो ओवरहेड्स की अमाउंट बन जाएगी। ठीक है। अब यहां पर देखें, 12,500 हमारी लेबर कॉस्ट है, 12,500 का हमने 350% लिया तो वो 43,750 आ गया। ये जॉब नंबर 1 के ओवरहेड्स हैं। अब हम जॉब नंबर 2 के ओवरहेड्स की बात करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कुछ है वो इसमें मुश्किल पेश नहीं। जॉब ओवरहेड कॉस्ट। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि जॉब नंबर 2 के ओवरहेड्स क्या हैं। तो हमें यही देखना पड़ेगा कि जॉब नंबर 2 की लेबर कॉस्ट कितनी दी हुई है? 23,000।
23,000 का 350% लेंगे तो वो अमाउंट बनती है 23,000 ज़रूर 350%, ये बनेगी 80,500। 80,500। तो जॉब नंबर 2 की ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ गई? 80,500। अब हम ये इन्हीं फिगर्स को, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, इन्हीं फिगर्स को जो है ना ओवरहेड के सामने लिख देते हैं। 43,750 जॉब नंबर 1 की, और जॉब नंबर 2 की है 80,500। इनका टोटल कर लेते हैं, दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो जॉब नंबर 1 का टोटल क्या बनेगा? 8500 जमा 17,150 जमा 12,500 जमा 43,750, तो ये बन जाएगा 81,900। जॉब नंबर 1 के ऊपर हमने इस वक्त तक 81,900 पे खर्च कर दिए हैं, और अभी भी ये जॉब नामुकम्मल है। और अभी अगर ये जॉब नामुकम्मल है तो इस जॉब की इस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जॉब नंबर 1। अब जॉब नंबर 2 की बात करते हैं। 29,025 रुपये खर्च हुए हैं एक, 23,000 रुपये लेबर के खर्च हुए हैं, और 80,500 रुपये खर्च हुए हैं उसके। तो 1,32,550 है। 1,32,525 डॉलर खर्च हुए हैं जॉब नंबर 2 पे, और ये जॉब नंबर 2 अभी भी नामुकम्मल है। इन दोनों को जमा करेंगे तो इन दोनों को जमा करने से कितनी अमाउंट बनती है? 2,14,425 टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि दो जॉब्स नामुकम्मल हैं, तो दोनों जॉब्स की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जितनी जॉब्स नामुकम्मल होंगी उन सबका टोटल करेंगे, और हमारे सवाल के अंदर दो जॉब्स नामुकम्मल हैं, और उसका टोटल बनता है 2,14,425। तो इस लिहाज से हमारी जो ऑप्शन डी है वो लॉक होती है। अब हम ये कह सकते हैं कि देर देर वर थ्री जॉब्स, जॉब नंबर 3 वाज कंप्लीट, job number 1 and job number 2 was incomplete, and the total amount of closing work in process considered as the total of incomplete jobs, कि जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2 पे जितने पैसे खर्च हुए हैं इन सारों का टोटल करेंगे तो वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। और वो कितना बनता है? 2,14,425। और हमारी ऑप्शन डी जो है वो इस लिहाज से बिल्कुल फिट इन हो रही है, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डेल्टा। चले, यहां तक देख लें इसको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, बल्कि थोड़ा सा मैं 166 को यहीं पर पढ़कर जवाब दे देता हूँ। वो कहता है कि जॉब नंबर 3 वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। जॉब नंबर 3 मुकम्मल हो गई, एंड कंसिस्टेड ऑफ 2400 आइडेंटिकल सर्किट्स बोर्ड। और वो जो जॉब नंबर 3 थे ना, उसमें हमने सर्किट्स बनाने थे, आइडेंटिकल सर्किट्स बनाने थे, तो वो 2400 बन के निकल आए हैं। वो कहता है द फर्म एड 50% टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट टू अराइव आ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिहाज से वो कहता है कि जितनी भी पैसे खर्च हुए ना जॉब नंबर 3 पे, उसकी कॉस्ट के अंदर शामिल कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन जब ऐड कर देते हैं तो फिर वो आंसर क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाती है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये आसानी से समझ आ जाएगा, और आप इसकी प्रैक्टिस भी बड़े अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जॉब नंबर 3 के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं।
कॉस्ट ऑफ जॉब 3, कॉस्ट ऑफ जॉब 3। अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है हमारे सवाल में। जॉब नंबर 3 के सामने लिखा हुआ है $46,000। ठीक है, उसमें मटेरियल कॉस्ट बिल्कुल खर्च नहीं हुई। मटेरियल जो है मैं इसको भी खाली छोड़ देता हूँ, आपने भी ऐसी करना है। मटेरियल जो है वो जीरो है। लेबर कॉस्ट कितनी खर्च हुई है? लेबर खर्च हुई है सिर्फ 4500 रुपए की। और एक और बात, यहाँ पर भी ओवरहेड्स नहीं दिए हुए। हमने ओवरहेड्स जो है ना उसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट कैसे करना है? जिस तरह जॉब नंबर 1 और 2 का कैलकुलेट किया है कि लेबर कॉस्ट का 350% लेंगे तो वो ओवरहेड कॉस्ट बन जाएगा। तो 4500 जरब 350% ये बन जाएगा 15,750 रुपये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 15,750, ये हमारे ओवरहेड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो लिख लें अपनी आसानी के लिए, कि ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, वैसे आपके लिए लिख रहा हूं 350% ऑफ 4500, या फिर लिख दें 350% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और ये यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब देखें टोटल कॉस्ट कितनी बन गई। जॉब नंबर 3 की टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 46,000 जमा 4500 जमा 15,750, ये टोटल कॉस्ट बन गई 66,250। अब देखें जरा, 66,250 रुपये जॉब नंबर 3 की टोटल कॉस्ट है। और इसमें सुने कि 66,250 रुपये खर्च खर्च करके हमने कितने सर्किट बोर्ड बनाए हैं? 2400 सर्किट बोर्ड बनाए हैं टोटल कॉस्ट। अच्छा, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये तो है कॉस्ट, और सेल्स प्राइस क्या होती है मैं यहीं पर ही मेंशन कर देता हूँ। ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि सेल्स प्राइस का फार्मूला क्या होता है। सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब हमारे सवाल के अंदर कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ली है, अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिहाज से कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारी कॉस्ट है 66,250 जमा, वो कहता है कि कॉस्ट का 50% हम प्रॉफिट के तौर पर ऐड करेंगे, प्लस 50% ऑफ 66,250। जितनी कॉस्ट है ना उसका 50% हमारा प्रॉफिट मार्जिन हम रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 66,250 का 50% हो जाएगा 33,125। 33,125 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट जमा कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेल्स प्राइस हो जाएगी 66,250। तो ये हो जाएगी हमारी टोटल सेल्स प्राइस हो जाएगी 99,375। 99,375 हमारी क्या हो जाएगी? सेल्स प्राइस। हम 66,250 रुपए की चीज कितने में बेचेंगे? 99,375 में बेचेंगे। ठीक है, अच्छा अब मजीद सुने कि अगर 99,375 रुपये का माल बेचेंगे तो कितने सर्किट बोर्ड बेचेंगे? 2400 सर्किट बोर्ड बेचेंगे। तो यहां पर हम ये देखना चाह रहे हैं, वो कहता है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आ सर्किट बोर्ड। सर्किट, एक सर्किट बोर्ड की कीमत क्या है? तो एक सर्किट बोर्ड की कीमत मालूम करने का तरीकेकार ये होता है कि टोटल सेल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल
सेल्स, हमने सारा माल कितने का बेचा है? 99,000। और टोटल यूनिट्स, तो आप फार्मूला इनपुट करते हैं। 99,375 का माल बेच दिया है हमने। और कितने यूनिट बेचे हैं? 2400 यूनिट बेचे। ठीक है, तो 2400 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा तकसीम 2400। आंसर हमारा आएगा 41.41। 41.41। हमने एक यूनिट कितने का बेचा है? $41.41। तो इस लिहाज से हमारा कौन सा आंसर जो है ना वो क्लिक कर रहा है? आंसर नंबर चार्ली, ऑप्शन चार्ली जो है वो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है। और इसके जरिए हमने इसका आंसर अराइव एट कर लिया। तो देखिए यहाँ तक मैंने जो समझाया है, मैंने इसमें जितनी भी बातें की हैं, आप इसको देखें। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 168। चलिए मैं पहले वाला इरेज कर देता हूँ। 168। अब 168 को जरा रीड आउट करें, फिर उसके बाद सॉल्व हल करते हैं। अच्छा जी, तो कहते हैं एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स इन अ सिंगल प्रोसेस। नॉर्मल लॉस scrap in the process is 10% of the output, and scrap units can be sold off for 4 per unit। वो कहता है कि 10% जो है ना वो नॉर्मल लॉस होगा। जितना भी इनपुट होगा उसका 10% जो है वो, बल्कि आउटपुट का 10% जो है वो नॉर्मल लॉस होगा। इन पीरियड 8 देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री एंड नो क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है इस सवाल में। प्रोसेस कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड द प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल 1,84,800 है। जो टोटल इनपुट कॉस्ट है ना वो 1,84,800 है। इनपुट टू द प्रोसेस इन द मंथ वाज 13,200। वो कहता है कि इनपुट कितनी है? 13,200 है। कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया? 13,200 से काम स्टार्ट किया। और 13,200 के ऊपर कितने पैसे खर्च किए? $1,84,800 खर्च किए। ये देखिए, ये $1,84,800 हमारी टोटल इनपुट कॉस्ट है। और इन्हीं, ये जो कॉस्ट इनकर की है हमने कितने यूनिट्स पर खर्च की है? 13,800 यूनिट्स पर खर्च की है। ठीक हो गया। अब यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है? वो कहता है व्हाट वाज द कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? तो ये बात याद रख लें कि जब कभी भी हमें एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो उसका फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट is equal to input cost, input cost माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये फार्मूला आपको मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ाया है। स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स
माइनस यूनिट लॉस्ट, यूनिट लॉस्ट। ये तो है हमारा एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला। गो के ये फार्मूला आपको भी याद होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको दोबारा रिकैप्चुलेट कर दिया है। इसी के जरिए अब हम अपना जो है ना वो सवाल का जवाब देंगे। एक बात क्लियर कर ली, उसने कहा है कि 10% जो लॉस है ना वो आउटपुट का लॉस है। और ये बात ये भी जेहन में रख लें कि अगर आउटपुट को बेस बना रहा है, आउटपुट को बेस बना रहा है, तो फिर आउटपुट क्या हो जाएगी? आउटपुट 100% होगी। अच्छा, तो 100% का 10% कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। तो लॉस कितना है आपका? 10%। ठीक है। अगर हमारी आउटपुट है 100% और लॉस है 10%, तो जरा याद करें, हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखा था। प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखा था। और प्रोसेस अकाउंट में हमने क्या किया था? इनपुट को डेबिट साइड पे रखा था। ये देखिए, जरा मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इनपुट को हमने क्या किया था? डेबिट साइड पे रखा था। आपको याद होगा, इनपुट के यूनिट्स भी डेबिट साइड पे थे और इनपुट की अमाउंट भी डेबिट साइड पे थी। ठीक है। और आउटपुट को जो है ना हमने क्रेडिट साइड पे रखा था। ठीक है ना। आउटपुट को हमने क्रेडिट साइड पे रखा था और नॉर्मल लॉस को भी हमने क्रेडिट साइड पे रखा था। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि हमारी जो लॉस है वो 10% है, हमारी आउटपुट 100% है। तो फिर हमारी इनपुट की परसेंटेज क्या होगी? इनपुट की परसेंटेज क्या होगी? 110। और यही 110 जो है वो डेबिट साइड पे होगी। ठीक है। अगर यही 110 डेबिट साइड पे है, तो फिर 110 इनपुट जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? 110% होगा। मैंने ये छोटी सी वर्किंग की है आपके लिए, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनपुट के लिहाज से कोई फिगर नहीं दी हुई थी, तो हमने फिगर को कैलकुलेट करना था। अब जरा देखें, अगर इनपुट के यूनिट्स हैं 13,200, तो 13,200 वो कितने परसेंट के बराबर होंगे? 13,200 वो कितने परसेंट के बराबर होंगे? 110% के बराबर होंगे। 110% के बराबर होंगे। अगर हमें वो ये कहता है कि जी 10% ऑफ आउटपुट जो है वो हमारा नुकसान हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास आउटपुट की तो कोई फिगर नहीं है, आउटपुट की तो कोई फिगर नहीं है, लेकिन आउटपुट की परसेंटेज हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे कि हम अ, इसी इसी के जरिए पहले आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। 13,200 का आउटपुट कितना है? 13,200 जरब 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि आउटपुट की परसेंटेज हमने एज्यूम की थी कि ये 100% है। ये देखें, ये 100% है। और टोटल कितनी परसेंटेज थी? 110% थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी 13,200 में से आउटपुट कितनी है? मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ। 13,200 जरब 100 तकसीम 110, तो हमारी आउटपुट है 12,000 यूनिट्स। हमारी आउटपुट कितनी है? 12,000 यूनिट्स है। ठीक है। अब जरा देखें, अगर हमारी आउटपुट 12,000 यूनिट्स है, तो फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि 10% ऑफ आउटपुट जो है वो क्या है? नॉर्मल लॉस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नॉर्मल लॉस कितना होगा? 12,000 यूनिट्स का 10% बन जाएगा 1,200 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि 1,200 यूनिट हमारा लॉस हुआ है और 12,000 यूनिट हमारे प्रोड्यूस हुए हैं। 12,000 इसी इसी अकाउंट में ये सारी चीजें पुट करके देखें तो सारा पता चल जाएगा हमारी आउटपुट कितनी है? 12,000। और नॉर्मल लॉस कितना है? 1,200। और हमारी इनपुट क्या हो जाएगी? 13,200।
13,200 और ये भी 13,200। ठीक है, तो हमने इसको भी टैली कर दिया और ये बात पता चल गई कि हमारे जो यूनिट लॉस हुए हैं वो 1200 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये सारे का सारा गोरख धंधा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सवाल के अंदर ना नॉर्मल लॉस की वैल्यू दी हुई है, ना आउटपुट की वैल्यू दी हुई है, ना हमें जो है ना वो किसी चीज की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमने जो है ना वो चूंकि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो पर यूनिट कॉस्ट के लिहाज से अब हमारे पास जो है ना वो चीजें मुकम्मल हो गई हैं। अब हमारी इनपुट कॉस्ट कितनी दी हुई है इस सवाल के अंदर, ये जरा लिखते हैं। इनपुट कॉस्ट है 1,84,800 माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये क्या लिखा हुआ है? स्क्रैप वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये स्क्रैप वैल्यू की जो अमाउंट कैलकुलेट करनी वो कैसे करनी है? कितने यूनिट नुकसान हुआ है हमारा? 1200 यूनिट नुकसान हुआ है। और एक यूनिट को बेचने से कितने पैसे मिलेंगे? $4 मिलेंगे। तो अब हमें टोटल कितने पैसे मिलेंगे? $4800 हमें जो है ना वो बेचने से मिलेंगे। तो बेचने से जितने पैसे मिलते हैं उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, और स्क्रैप वैल्यू को देखिए फार्मूले के अंदर हमने माइनस करना है। अब हम इसको माइनस कर देते हैं और डिवाइड क्या करना है? कितने यूनिट हमारे इनपुट हैं? 13,200। यहाँ पर 13,200 लिख देते हैं। और हमारे यूनिट लॉस कितने में हैं? वो हैं 1200। 1200 को माइनस कर देते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर से अगर माइनस करें तो 1,84,800 माइनस 4800, तो ये हो जाएगा 1,80,000। न्यूमरेटर आपका कितना हो जाएगा? $1,80,000। ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 12,000 यूनिट्स। ठीक है ना, 13,200 में से 1200 माइनस करें तो आपका आंसर कितना बचता है? 12,000 यूनिट्स। अब इसको आपस में डिवाइड कर देते हैं। 1,80,000 तकसीम 12,000, आंसर आ जाएगा 15। हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 15 पर यूनिट कॉस्ट है। या एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी है? एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी है? 15। और इस लिहाज से हमारा आंसर जो फिट इन हो रहा है वो है बीटा। 168 का जो आंसर 15 है, ये हमारा इसका आंसर बीटा क्लिक हो रहा है, और बीटा को लॉक कर दें। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक देखें आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए दोबारा देखें। अगर इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो तो फिर आप पूछ लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, और मैंने कोशिश की है कि बड़े आसान से तरीके से आपको समझाऊं। चलें जी। ये जो मैंने टी अकाउंट बना के आपको सिखाया है ना अभी, 100%, 10%, 110%, फिर उनकी वैल्यूज पुट करके दिखाई हैं, तो ये बिल्कुल वही तरीका है जो कि हमने बुक के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो बिल्कुल वही तरीका मैंने अपनाया है। ठीक है। चले 169 पढ़ें जरा। 169, a company uses process costing to value its output. The following was recorded for the period. Input material 2000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट के ऊपर कितनी मटेरियल कॉस्ट लग रही है? 4.5 पर यूनिट है। तो अगर मैं कहूं आपको कि यहीं पर ही मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, तो वो कोई मुजायका नहीं होगा। 2000 मल्टीप्लाई बाई 4.8 करें तो ये मेरा ख्याल में ये बनता है 9,000 बनता है। तो मटेरियल कॉस्ट हमारी कितनी है? $9,000। लेबर कॉस्ट उसने दी हुई है पहले से ही, सॉरी, कन्वर्जन कॉस्ट उसने पहले से दी हुई है। ठीक है, नॉर्मल लॉस उसने दिया हुआ है 5% ऑफ इनपुट वैल्यू, और हमारा जो नॉर्मल लॉस है वो 5% लेना है। ठीक है, और 5% किसका लेना है? इनपुट वैल्यू का। और इनपुट क्या है आपकी? 2000 यूनिट्स है। तो क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000 का 5% हमारा नुकसान हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये 100 यूनिट्स हो जाएगा। 2000 मल्टीप्लाई बाई 5%, तो ये
100 यूनिट्स हमारा नुकसान हुआ है। ठीक है। और हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी? 2000 में से 100 यूनिट तो नुकसान हो गया, तो माइनस कर देंगे तो बाकी कितना हो जाएगा? हमारी आउटपुट हो जाएगी 1900 यूनिट्स। 1900 यूनिट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट। अच्छा जी। अब वो साथ ही वो कह रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस भी है हमारा 150 यूनिट्स, 150 यूनिट नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है। फिर वो कह रहे हैं देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्रीज और एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है। व्हाट वाज द वैल्यूएशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट? वो कहता है कि एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करें। अगेन वही फार्मूला लगेगा। मैं इस फार्मूले को दोबारा नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि फार्मूला मैंने पहले भी लिखवाया है पिछले सवाल में। अच्छा जी, जरा इनपुट की कॉस्ट बताएं। इनपुट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 9000 रुपये मटेरियल कॉस्ट जमा 13340 रुपये कन्वर्जन कॉस्ट। तो टोटल इनपुट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 22340। 22340। और हमने जो नॉर्मल लॉस किया था 100 यूनिट, उसको कितने का बेचा है? 1 यूनिट कितने का बेचा है? 3 रुपए का बेचा है। तो 3 रुपए का बेचा है, 100 यूनिट हो और 3 3 रुपए का 1 यूनिट हो, तो कितने का बेचा? 300 का बेचा। ठीक है। 100 × 3। और फिर हमने यूनिट कितने स्टार्ट लिए थे? 2000। और नुकसान कितने किए हैं? 100 यूनिट नॉर्मल लॉस किए। अब ये बात करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस कहाँ गया। तो एबनॉर्मल लॉस को हमने फार्मूले में नहीं लेना होता, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस अकाउंट में शो करना होता है। यहाँ पर हमने शो नहीं करना। यहाँ पर हमें उसने सिर्फ पूछा हुआ है कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। ये मैंने एवरेज तो पहले लिख दिया था, कॉस्ट अब लिख देता हूँ। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? तो जरा माइनस करते ही हैं। 22040 न्यूमरेटर रह जाएगा। 22040 न्यूमरेटर रह जाएगा। और डिवाइजर में कितना होगा? 2000 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 1900 यूनिट्स। ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज कॉस्ट कितनी है? 11.6। हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी है? 11.6 हमारी एवरेज कॉस्ट है। ये है हमारा आंसर। और यहाँ पर टैब में यही पूछा हुआ है कि इसका आंसर यहाँ पर लिख दें, तो हम भी लिख देते हैं 11.6 आपका आंसर है। आपको भी अगर पेपर में इस तरह के सवाल आ जाएं और उसमें जो है ना वो आंसर के लिए जो है ना वो टैब खाली हो, तो आपने फिर उस टैब को फिल कर देना है। चलिए जी, ये हो गया सवाल आपका। इसको देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई इशू होगा तो मैं दोबारा भी डिस्कस कर सकता हूँ। चलें जी, आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 170। तो कहते हैं कंपनी दैट ऑपरेट्स अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम हैड वर्क इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द लास्ट मंथ 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री है, और साथ ही वो बता रहा है कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। साथ वो कहता है कि इसी ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी लिखी हुई है? $1710 लिखी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स में कितनी है? 300। और अमाउंट में कितनी है? 1710। दैट वर 60% कंप्लीट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल कॉस्ट। वो कहता है कि ये जो 300 यूनिट्स है ना, ये हर लिहाज से 60% मुकम्मल है। अगर ये हर लिहाज से 60% मुकम्मल है पहले से, तो जब इसको प्रोसेस में डाला होगा तो मजीद इसके ऊपर कितना काम किया होगा? 40% मजीद काम किया होगा। देखिए, 60% पहले से काम मुकम्मल हो और उसको 100% मुकम्मल करना हो, तो मजीद कितना काम किया है? 40% मजीद काम किया है। तो इसका मतलब ये कि 40% मजीद काम करने का मतलब है कि 40% जो है ना मजीद पैसे खर्च हुए होंगे। ओके। लास्ट मंथ a total of 2000 units were completed and transferred to the finished goods warehouse। वो कहता है
कि जी पिछले महीने 2000 यूनिट्स मुकम्मल हुए हैं, और उसको मुकम्मल करके हमने फिर उसको स्टोर रूम में भिजवा दिया। यहाँ पर ये बात मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ कि ये जो 2000 यूनिट्स मुकम्मल करके स्टोर रूम में भिजवाई है ना, मतलब फिनिश गुड स्टोर रूम में भिजवाई है, इस 2000 के अंदर वो 300 यूनिट भी शामिल है जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1700 यूनिट इस प्रोडक्शन में मुकम्मल किए हैं, और 300 यूनिट्स वो मुकम्मल किए हैं जो पिछले वर्क इन प्रोसेस में पड़े हुए थे। तो ये बात याद रखनी है आपने। नए यूनिट्स कितने मुकम्मल किए हैं? 1700। पुराने कितने यूनिट्स मुकम्मल किए? 300। दोनों को मिला के कितने यूनिट्स मुकम्मल किए हैं? 2000 यूनिट्स मुकम्मल किए हैं। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या कहता है? द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कॉस्ट अराइजिंग लास्ट मंथ वाज 10। लो जी, उसने जो है ना वो पर यूनिट कॉस्ट तो कैलकुलेट करके दी हुई है। वो कहता है कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए है। द कंपनी यूजेस द फाइफो मेथड ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। लो जी, वो कहना चाह रहा है कि हमारी कंपनी फाइफो मेथड यूज करती है। फाइफो मेथड यूज करती है। तो जरा देखें, वो कहता है व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी? बड़ा चैलेंजिंग सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, और आसान भी है। तो चले करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम हमसे उसने पूछा कि 2000 यूनिट्स की कॉस्ट बताएं, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि 2000 यूनिट्स में से 1700 यूनिट्स नए मुकम्मल किए हैं, और 300 यूनिट पुराने जो पहले से प्रोसेस में थे उसको मुकम्मल किया है। तो अब ये देखें जरा, टोटल हमने यूनिट्स मुकम्मल किए हैं 200, सॉरी 2000। उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स। तो 2000 में से पहले हम न्यू न्यू यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। न्यू यूनिट्स कॉस्ट। अच्छा, आप कहेंगे कि न्यू यूनिट की कॉस्ट को पहले क्यों लिखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री को पहले क्यों नहीं लिखा? तो मैं ये बता दूं आपको कि न्यू यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। पहले मैं न्यू यूनिट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करता हूँ। वो क्या है? 2000 में से माइनस कर देते हैं 300 यूनिट्स, तो बाकी कितने बच जाएंगे? न्यू यूनिट्स। और इस न्यू यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पर यूनिट के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 17,000 आ जाएगा। 2000 - 300 और मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 17,000 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? पहले से कितने पैसे खर्च हुए हैं? 1710 तो एक खर्च हुए हैं, ठीक है। 1710 पहले से खर्च हुए हैं, वो एज इट इज लिख देंगे। और अब हमने मजीद कितने पैसे खर्च किए हैं, ये बात याद रखें कि हमने 300 यूनिट का 60% पहले से मुकम्मल था। हमने कितना मुकम्मल किया है अब इस दफा? कितना मुकम्मल किया? 40% मुकम्मल किया। तो 300 का 40% मुकम्मल किया है, और एक यूनिट के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं? 10 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा? 300 जरा 40% 120, 120 जरा 10, 1200 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस दफा ओपनिंग इन्वेंटरी पे कितना खर्चा हुआ है? 1200 रुपये। पहले से कितना खर्चा हो चुका है? 1710। और नई यूनिट्स पे कितने पैसे खर्च हुए हैं? 17,000। तो टोटल जब करेंगे तो ये टोटल जो है वो कितनी यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी? 2000 यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी। तो जरा देखते हैं टोटल करके। 17,000 जमा 1710 जमा 1200, आंसर आ जाएगा 19,910। 19,910। और अब हम ये देख रहे हैं कि 19,910 जो आया है वो कितने यूनिट की कॉस्ट है? 300 पुराने वाले और 1700 नए वाले। टोटल कितने यूनिट की कॉस्ट है? 2000 यूनिट की कॉस्ट है। और इसके लिहाज से हमारा जो आंसर क्लिक होता है वो है अल्फा। अल्फा हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। यहां तक देख लें।
मैंने बड़े आसान से तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, ताकि आपको भी ये चीज़ें जो है ना वो आसान लगी और आपकी पेपर की तैयारी के लिहाज से आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे चलते हैं। 171, आप इसको रीड आउट करें, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। लो जी, ये वाला जो क्वेश्चन है 171, ये क्वेश्चन बनता है, ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही बनता है। वेयर प्रोड्यूसेस वेरियस इंक्स एट इट्स नॉर्मेंटन फैक्ट्री। कोई इंक बनाने वाली फैक्ट्री है। प्रोडक्शन डिटेल फॉर द प्रोसेस वन आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन डिटेल ये दी गई है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो अप्रैल 1 को दिया है 400 यूनिट, जो कि 60% मुकम्मल है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से अगर 60% मुकम्मल है, तो फिर अब कितने नए जब प्रोसेस में दोबारा डालेंगे तो कितनी प्रोडक्शन मजीद करेंगे, 40% मजीद करेंगे। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, 600 यूनिट है और 20% कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चूंकि एंडिंग इन्वेंट्री है, 600 यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री है, इसलिए इसका 20% ही लेंगे। ये बात याद रख लें कि जब कभी भी प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम पुराने यूनिट्स के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, तो हम अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिहाज से वो यूनिट्स लिखते हैं जितने मजीद पैसे लगाए हैं। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री के लिहाज से वो परसेंटेज लेते हैं जितनी हमने करंट पीरियड में मुकम्मल की है। तो ये बात जो है ना वो कंपैरेटिवली आपने याद रखनी है। फिर वो कहता है कि यूनिट स्टार्टेड 1000 यूनिट स्टार्ट किए। एक यूनिट 1000 यूनिट से स्टार्ट लिया है, और 1000 में से कितने यूनिट फिनिश किए हैं, यूनिट फिनिश्ड 800। अब इसका मतलब ये हुआ कि 800 यूनिट जो हैं वो हमारे मुकम्मल हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 800 में से न्यू कितने यूनिट्स मुकम्मल किए हैं और पुराने कितने यूनिट्स मुकम्मल किए हैं, तो आपका बिला मुबालगा इसका जवाब ये होगा कि 800 में से 400 यूनिट पुराने मुकम्मल किए हैं और 400 यूनिट ही नए मुकम्मल किए हैं। ठीक है। वो जो पुराने यूनिट मुकम्मल किए हैं 400, उसके ऊपर 60% पहले से पैसे लग चुके थे। हमने इस प्रोसेस में सिर्फ 40% मजीद पैसे लगाए हैं। ठीक है। और बाकी जो 400 यूनिट जो नए यूनिट मुकम्मल किए उसके ऊपर मुकम्मल 100% पैसे लगे हैं। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा डाटा। आगे चलते हैं। हाँ, the degree of completion quoted related to the labor and the overhead cost, 3/4 of the material are added at the start of the process and remaining quarter added when the process is 50% complete। अच्छा जी, अब यहाँ पे सुन लें जरा। वो कहता है कि जी आपने जो मटेरियल लगाना है ना, तो जब प्रोसेस 75% मुकम्मल हो जाएगा या 3/4 मुकम्मल हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 3/4। अगर 3/4 मुकम्मल हो जाएगा तो आपने मटेरियल ऐड करना है। ठीक है ना। 3/4 ऑफ द मटेरियल आर एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। शुरू में ही 75% जो है ना मटेरियल लगा देना है। ठीक है। चले, तो हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहाँ पे हमारा ये रिकॉर्डिंग ब्रेक हुई थी। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, 3/4 या 3/4 ऑफ द मटेरियल आर एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो उस वक्त 75% मटेरियल लगा दिया जाता है। बाकी 25% मटेरियल कब लगाया जाता है, जिस वक्त प्रोसेस 50% मुकम्मल हो जाता है। जब हम मिड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो बाकी जो 25% मटेरियल है वो भी डाल दिया जाता है। वो कहता है द कंपनी यूजेस द FIFO मेथड ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन का जो मेथड है वो FIFO यूज करती है। ठीक है। What are the equivalent units of the production for the material in the period। वो कहता है कि जी आपने ये कैलकुलेट करना है कि आपका जो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने हैं। ठीक हो गया। अब जरा देखें थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो यहां पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। इक्विवेलेंट
प्रोडक्शन फॉर मटेरियल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर मटेरियल। तो सबसे पहले तो ये देखें कि यूनिट्स कंप्लीट कितने की हैं, 800। उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 400। वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बाकी यूनिट्स कितने बच जाएंगे, 400 यूनिट्स। ये वो यूनिट्स हैं जो कि हर लिहाज से हमने मुकम्मल किए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको जब आप नोट करें तो आपको आसान लगे। आउटपुट कितनी है, 800 यूनिट। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री वो कितनी है, 400। और न्यू प्रोडक्शन कितनी है, न्यू प्रोडक्शन, मैं न्यू प्रो लिख रहा हूं, आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। न्यू प्रो वो 400। और इसमें जमा कर देंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिक यूनिट्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जितना काम हमने अब मुकम्मल किया है वो हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिहाज से कितने यूनिट्स हैं, 400 का 0% लेंगे, 400 का 0% लेंगे। क्यों, ये जरा सुने। देखिए, वो आपसे बात कर रहे हैं मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के बारे में कह रहे हैं। और वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो मटेरियल है, ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर तो कोई नहीं लगा, ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर तो किसी किस्म का मटेरियल नहीं लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अगर कॉस्ट पहले से लगी हुई थी वो सीसी के लिहाज से लगी थी, ओनली फॉर सीसी। आपकी जो पहले से कॉस्ट लगी हुई है वो 60% सीसी की लगी हुई है। और वजीर कितनी लगाएंगे, 40% वजीर किसकी लगाएंगे, सीसी की लगाएंगे। और हमसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किसका मांगा जा रहा है, मटेरियल का मांगा जा रहा है। तो मटेरियल जो है वो 100% मुकम्मल है। और वो यहां से पता चल भी रहा है कि जैसे ही हमने प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो 3/4 ऑफ मटेरियल जो है ना वो डाल दिया जाता है। मीन्स 75% मटेरियल उसी वक्त डाल दिया जाता है जिस वक्त प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बाकी 25% मटेरियल उस वक्त डाल दिया जाता है जिस वक्त जो है वो हम मिड पॉइंट में पहुंचते हैं। तो इसका मतलब मटेरियल तो सारा डल चुका है। तो जब मटेरियल सारा डल चुका है तो हमने इस प्रोसेस में मटेरियल और खर्च नहीं किया। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर जो है ना मटेरियल सारा लग चुका है, हमने अब कोई खर्च नहीं किया, नहीं खर्च किया। तो इस लिहाज से हमारा जो अब जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा मटेरियल जो है वो खर्च नहीं होगा। अब हम जमा करते हैं यहाँ पे प्लस, कितने यूनिट्स हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है, 600 यूनिट्स हैं। तो 600 यूनिट्स के ऊपर कितना काम मुकम्मल किया है, 600 का 20% काम मुकम्मल किया है, ठीक है। तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, 6 तो नहीं 12, 120 यूनिट्स। एक मिनट, 600 जरा 20%, 120 यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 120 यूनिट्स। और एक मिनट में जरा दोबारा देखूं इसको। हाँ, अच्छा, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री जो है ये आपकी 600 यूनिट्स है। और इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर मुझसे मिसिंग हो गई। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है आपकी, 75% जो है ना मटेरियल लग चुका है। यहाँ पे लेंगे 75%, ठीक है। 75% कितना बनेगा, 450 यूनिट। 600 का 450 यूनिट कितना हो जाएगा, 75% यूनिट हो जाएगा 450। और अब हम इसको टोटल करेंगे तो 850 हमारा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। 850 का मतलब ये है कि हमने 850 यूनिट्स के ऊपर जितने पैसे इस वक्त तक खर्च हो चुके हैं, हमने 850 यूनिट के ऊपर खर्च किए हैं, ठीक है। मैं जरा इसको दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे भी परसेंटेज जो है ना वो मिस हो गई थी। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। हमें कहा गया है कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करें, लेकिन सिर्फ मटेरियल की मालूम करें। जितनी भी कैलकुलेशन करनी है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है।
इसका स्टार्ट ये होता है कि जितने यूनिट्स मुकम्मल किए होते हैं उसको ले लेते हैं। ये जो 800 यूनिट मुकम्मल किए हैं, इसके अंदर वो 400 यूनिट भी शामिल हैं जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री के हैं, उसको हम पहले माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, न्यू यूनिट्स बचेंगे। अब इन न्यू यूनिट्स में वो यूनिट्स जमा करेंगे जो कि जो है ना, जिनके ऊपर हमने मटेरियल का पैसा खर्च किया है, और मटेरियल का पैसा हमने ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर नहीं खर्च किया, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना हम बिल्कुल 0% लेंगे। 0% मीन्स इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बची हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री के ऊपर हमने वो कह रहा है कि 3/4 ऑफ द मटेरियल वर एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, के प्रोसेस के स्टार्ट में जो है ना हमने मटेरियल खर्च कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि इन 600 यूनिट्स का मटेरियल लगा हुआ है। तो हम इक्विवेलेंट यूनिट्स मालूम ही उन्हीं चीजों के करते हैं जिसके ऊपर पैसे खर्च हो चुके होते हैं। तो चूंकि हम मटेरियल की जो है ना वो इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो 600 यूनिट्स के ऊपर 75% जो है ना वो मटेरियल खर्च हुआ हुआ है। वो कितनी अमाउंट बनती है, 450 यूनिट बनते हैं। 400 पहले से दिया हुआ है, 450 और जमा हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 850 यूनिट्स इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे इस वक्त जितने भी पैसे खर्च हो चुके हैं, ये सारे के सारे पैसे 850 यूनिट पे खर्च हुए हैं। चलें, ये देख लें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 172, टू प्रोडक्ट्स W एंड X आर क्रिएटेड फ्रॉम अ जॉइंट प्रोसेस। लो जी, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट का सवाल आ गया है, जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट का सवाल आ गया है। अब इसको हम जो है ना जॉइंट प्रोसेसिंग के जरिए हल करेंगे। बोथ प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। वो कहता है कि जैसे ही जो है ना वो हम मुकम्मल करते हैं, इसको हम उसी वक्त ही बेच देते हैं। देयर आर नो ओपनिंग इन्वेंट्रीज और वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग इन्वेंट्री या नहीं है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द लास्ट पीरियड। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 7,76,160 रुपये दी हुई है। साथ ही वो कहता है कि प्रोडक्ट एक्स की प्रोडक्शन की, वाई की, डब्ल्यू की प्रोडक्शन कितनी है, 12,000 यूनिट्स, और एक्स की प्रोडक्शन कितनी है, 10,000 यूनिट्स। और डब्ल्यू के कितने यूनिट्स बेचे हैं, 10,000 यूनिट्स बेचे हैं। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बचेगी, 2,000 यूनिट्स। एक्स की प्रोडक्शन कितनी की है, 10,000। और एक्स की जो है ना सेल्स कितनी की है, 8,000। इसके भी 2,000 यूनिट्स बच जाएंगे। और वो कहता है सेलिंग प्राइस डब्ल्यू की है 10 रुपये और एक्स की है $12। ठीक हो गया। Using the sales value method of apportioning the joint production cost, what was the value of closing inventory of the product X for the last period? पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि वो आप आपसे एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट पूछ रहे हैं। और ये बात याद रख लें कि एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड की जाती है। ये वाली बात याद रख लें कि वो आपसे एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम कर रहा है, और एक्स की एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम कर रहा है। और यहाँ पर देखें, एक्स के कितने यूनिट बनाए हैं, 10,000 यूनिट्स, और एक्स के यूनिट कितने बेचे हैं, 8,000 यूनिट। और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 2,000 यूनिट्स। तो हमने 2,000 यूनिट्स की एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। वैल्यू ऑफ 2,000 यूनिट्स, ये मैं अभी फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी तो इससे पहले बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है। वैल्यूज ऑफ 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इसकी कॉस्ट को अपोर्शन करना है, और अपोर्शन करने के लिहाज से तीन मेथड होते हैं, और उन तीन मेथड में से उसने एक यूज किया हुआ है। और वो कौन सा मेथड है, सेल्स वैल्यू मेथड यूज किया हुआ है। तो पहले सबसे पहले जो है ना वो सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स वैल्यू, अच्छा, सेल्स वैल्यू को मार्केट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक है। कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उनकी सेल्स वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें, डब्ल्यू की सेल वैल्यू क्या होगी। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 12,000। एक यूनिट कितने की सेल्स प्राइस है, 12,000 × 10, तो ये हो जाएगा 1,20,000।
अगर 12 के 12,000 यूनिट बिक जाते तो कितने के बिकते? 1,20,000 रुपये में बिक जाते। अच्छा, और एक्स के कितने यूनिट बनाए हैं? 10,000 यूनिट बनाए हैं। तो 10,000 और एक यूनिट कितने का बेचेंगे? एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस कितनी है हमारी? वो है 12। तो ये भी बन जाएगा 1,20,000 का। दोनों प्रोडक्ट्स की सेल्स वैल्यू कितनी बनती है? टोटल कितना बनता है? 2,40,000। क्योंकि उसने कहा है कि सेल्स वैल्यू मेथड के जरिए कॉस्ट को अपोर्शन करें, तो अब यहां पे लिखते हैं डब्ल्यूज कॉस्ट। डब्ल्यूज कॉस्ट। डब्ल्यू की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू ज्वाइंट कॉस्ट। मैं ज्वाइंट कॉस्ट को जेसी लिख रहा हूं टाइम और डिस्कशन से बचने के लिए। ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू। टोटल सेल वैल्यू। मैं एस वी लिख रहा हूं, सेल वैल्यू को एस वी लिख रहा हूं। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यूज सेल वैल्यू। डब्ल्यूज सेल वैल्यू। अब फार्मूले में पुट करते हैं। जॉइंट कॉस्ट कितनी दी हुई है हमारे सवाल के अंदर? ये दी है 7,76,160। टोटल मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है? 2,40,000। और डब्ल्यू की सेल्स वैल्यू कितनी है अपनी? 1,20,000। 1,20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये आंसर कितना आ जाएगा? 7,76,160 तकसीम 2,40,000 ज़रब 1,20,000। ये आ जाएगा 3,88,080। तो डब्ल्यू की कॉस्ट कितनी है? 3,88,080। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर डब्ल्यू की कॉस्ट 3,88,080 है, तो एक्स की कॉस्ट भी यही होगी। क्यों? क्योंकि जेसी तो हमने सेम लेना है, और टोटल सेल वैल्यू भी सेम लेनी है, और एक्स की जो अपनी सेल्स वैल्यू है वो भी 1,20,000 है। ठीक है। तो दोनों की वैल्यू 1,20,000 1,20,000 है, तो दोनों के आंसर भी सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डब्ल्यू की कॉस्ट 3,88,080 है, तो फिर एक्स की कॉस्ट भी कितनी हो जाएगी? एक्स कॉस्ट ही कितनी हो जाएगी? 3,88,080 रुपए। यहां पर ये जरा लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे एक छोटी सी चीज आपको समझानी। 3,88,080 टोटल कॉस्ट है। और अगर मैं कहूं आपको कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 यूनिट बनाई है, तो 10,000 यूनिट्स पे तकसीम कर देंगे। तो 10,000 यूनिट पे तकसीम करने से आंसर कितना आ जाएगा? पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी आपकी 38 रुपये 38.806। 38.806। ठीक हो गया। ये है एक यूनिट की कॉस्ट। अब देखते हैं कि हमारे कितने यूनिट बचे पड़े हैं। 2,000 यूनिट्स बचे पड़े हैं। 2,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस अमाउंट के साथ, 38.806 से। तो मल्टीप्लाई बाई 2,000 यूनिट्स हैं, 2,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 77,616। 77,616। ये है हमारी एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू। 2,000 जरब
38,806, 77,612। अच्छा जी। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको सॉल्व जो किया हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये सॉल्व किया हुआ आपका आंसर ये 77,616। ठीक है, मैंने इसको बड़े आसान से तरीके से सॉल्व किया हुआ है। इसको आप देख लीजिएगा, और इसमें अगर कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं 173। 173। हाँ। 173 में क्या कह रहा है? इन प्रोसेस देर आर नो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज, टू जॉइंट प्रोडक्ट्स जे एंड के आर क्रिएटेड। ये जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग का सवाल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन यूनिट्स रिलेटेड टू द लास्ट मंथ आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट जे और के हैं, सेल्स क्या है? 6,000 यूनिट जे के बेचे हैं, के कितने बेचे हैं? 4,000। उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 100 यूनिट, 400 यूनिट, और एंडिंग इन्वेंट्रियां कितनी है? 300 यूनिट और 200 यूनिट्स। ठीक है, वो कहता है ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट लास्ट मंथ वर 1,10,000। उसकी ज्वाइंट कॉस्ट, दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट जो है ना वो जे और के की 1,10,000 थी। एंड दीज वर अपोर्शन टू द ज्वाइंट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर की गई थी वो किसके जरिए की गई थी? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिहाज से कैलकुलेट की गई थी। और इनको अपोर्शन भी जो है ना वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिहाज से किया गया था। वो कहता है वट वर द ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट अपोर्शन टू द प्रोडक्ट फॉर जे फॉर लास्ट मंथ। के जी आखिरी महीने जो है वो इनकी कॉस्ट, अपोर्शन कॉस्ट क्या थी? चले देखते हैं। और किसकी है? जे के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जे की हमने बतानी है कि अपोर्शन कॉस्ट कितनी है। 1,10,000 में से जे को कितना हिस्सा मिला, तो देखते हैं। पहले तो कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए थे। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने का तरीकेकार ये होता है कि चूंकि सवाल में नहीं दी हुई है ना, तो इसका तरीकेकार ये होता है कि जितने यूनिट सेल किए हैं ना उसमें जमा कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। सेल्स प्लस एंडिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। सेल्स कितनी दी हुई है? मसलन जे की ही बात कर लेते हैं। पहले जे की बात। सेल कितनी है? 6,000 यूनिट्स। अच्छा, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, 6,000। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 300। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 100। माइनस कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे? 6200 यूनिट प्रोड्यूस किए थे। जे के कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे? 6200। अब हम बात कर लेते हैं के की बात कर लेते हैं।
के की भी इसी तरह वर्किंग कर देते हैं। के की सेल कितनी है? 4000। के की एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 200। जमा कर देते हैं। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 400। तो कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हुए? 3800 यूनिट प्रोड्यूस। 3800 यूनिट्स प्रोड्यूस। जब कभी भी सवाल के अंदर जो है वो प्रोडक्शन मिसिंग हो, तो आपने इसी फार्मूले के जरिए प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना है। और उसका फार्मूला क्या होता है? सेल्स में एंड इन्वेंट्री जमा कर देते हैं और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो बेचा है और जो हमारे पास बचा पड़ा है, ये हमने जो है ना वो टोटली हमारे पास जो है वो बेचना और एंडिंग इन्वेंट्री है। और अगर मैं ये कहूं कि करंट पीरियड में कितनी प्रोडक्शन की है, तो ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो वो करंट प्रोडक्शन आ जाएगी। तो 6200 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं जे के, और 3800 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं के। अब वो हमारे से सवाल क्या पूछ रहा है? वो कहता है व्हाट वर द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट अपोर्शन टू द प्रोडक्ट जे। जे को कितनी कॉस्ट मिली? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है उसका, देख लेते हैं। जेस कॉस्ट यहां पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू जॉइंट कॉस्ट। ये जे की कॉस्ट नहीं है, ये जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन क्या है? दोनों यूनिट्स की अमाउंट को टोटल कर देते हैं। 6200 जमा 3800। टोटल प्रोडक्शन में प्रो लिख रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जेज प्रोडक्शन। जे प्रोडक्शन। जे प्रोडक्शन। अब देखिए जरा, टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,10,000, जिसको हम जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 6200 जमा 3800, 10,000। और जे की अपनी प्रोडक्शन कितनी है? 6200 यूनिट। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1,10,000 तकसीम 10,000 जर 6200 यूनिट, तो ये आंसर आ जाएगा 68,200। ये जो 68,200 है, ये इस चीज को शो कर रहा है कि 1,10,000 में से जे ने कितने पैसे खर्च किए हैं? 68,200। और यही सवाल में पूछा गया था। और इस लिहाज से आपकी ऑप्शन डी, ऑप्शन डेल्टा जो है वो लॉक होती है। चलिए जी, ये सवाल भी हो गया। चले, आज तक इतना ही है। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बाकी क्वेश्चन भी करवा दूंगा। और इस तरह ये आपका टॉपिक जो है वो एमसीक्यूज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।